नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बड़गोती स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आपको पता है कि हम लोग एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं जो आपके एसएससी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और खासकर मुख्यतः हम दिल्ली पुलिस और जीडी पर विशेष फोकस कर रहे हैं। कारण यह है कि दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा की तिथि है वो हाल ही में आ चुकी है, मात्र 15 से 16 दिन शेष बचे हैं, जबकि जीडी की परीक्षा तिथि भी लग चुकी है जो आपके आगामी मार्च में शुरू होने वाली है। हालांकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। लेकिन हमने जो कोशिश करी है वो ये करी है कि ये दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो 12th और 10th लेवल तक का है। हालांकि हम इनको यहाँ पर सीजल भी मेंशन कर सकते थे, लेकिन सीजल का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अपर होता है, क्योंकि उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। और हालांकि जो 12th लेवल तक के जो भी एग्जाम हैं एसएससी के, उन सभी में कारगर सिद्ध होगी। और दोस्तों जो आज की ये क्लास होगी ये संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर होगी, जबकि आपकी सेकंड अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर होगी। तो दोस्तों प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से उठाया गया है और उन प्रश्नों को यहां पर चुनिंदा उठाया गया है जो प्रश्न आपके बेसिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कहीं ना कहीं परीक्षाओं में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक एक चीज आपकी क्लियर की जाएगी, जिससे आप परीक्षा हॉल में बैठकर बहुत अच्छे से बाहर निकले। तो दोस्तों चलते हैं ज्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छा है, आपको देख के पूरी क्लास मजा आ जाएगा, तो क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से ही परिवर्तित किया जा सकता है। देखो ये लैंग्वेज एसएससी की है, अगर ये किसी अन्य आयोग या बोर्ड की होती तो सिर्फ सिंपल सी होती कि भारतीय संविधान संशोधन को किस अनुच्छेद में बताया गया है या प्रावधान दिया गया है, तो आपका आंसर 368 हो सकता था। लेकिन यहां पर शब्दों का चयन आपको गुमराह करने के लिए केवल इसलिए किया गया है जिससे आप परीक्षा हॉल में भ्रमित हो। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल जवाब है। यानी वो कह रहे हैं कि इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन, भाई किसी भी सदन का मतलब पहली बात तो ये है कि वो किसी भी सदन में किया जा सकता है। पहले तो चाहे तो लोकसभा में किया जाए और दूसरा चाहे आपका राज्यसभा में किया जाए। भाई पास तो आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होगा, और उसके बाद किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की भी अनुमति लेनी पड़ेगी। और एक चीज मैं बता दूं, राष्ट्रपति की अनुमति लेने के लिए भारतीय संविधान के 24वें संशोधन में यह बात कही गई है कि अब राष्ट्रपति की अनुमति लेनी भी क्या हो जाएगी? वो आवश्यक हो जाएगी किसी भी संशोधन के लिए। तो कौन से संविधान की बात हो रही है? 24वें संविधान संशोधन में यह भी मेंशन कर दिया गया है कि अब राष्ट्रपति की भी अनिवार्यता इसमें जरूरी है। अब वो कह रहे हैं कि किस सदन में, भाई सदन दोनों हो गए, तो विधेयक को प्रस्तुत किस में किया जाएगा? भैया अनुच्छेद 368 में किया जाएगा। अच्छा अब दूसरी बात, इससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम यहां देख लेते हैं। देखो जो संशोधन होता है हमारे संविधान में वो कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? भैया भारतीय संविधान में मुख्यतः आपके 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। एक संशोधन होता है आपका साधारण बहुमत, लेकिन जो ये साधारण बहुमत वाला होता है इसको क्या होता है? संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाता है। एक बात आप ये याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि किसी भी सदन में 50% सदस्य प्लस 1 अगर कोई ऐसा है तो साधारण बहुमत से उसको क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है। और उसके बाद में क्या कर दी जाती है? राष्ट्रपति की अनुमति लेकर उसको क्या कर दिया जाता है? संशोधित कर दिया जाता है। अब इसमें वो कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको देख लेते हैं। भाई इसमें जैसे संघ राज्य से संबंधित, भाई संघ राज्य से मतलब है जैसे राज्य का नाम उसकी सीमा में जो परिवर्तन होगा वो क्या होएगा? संघ राज्य में, और किस में होगा? साधारण बहुमत में। दूसरा नागरिकता से जो भी संशोधन होगा वो भी किस में होगा भैया? साधारण बहुमत से होगा। तीसरा मैं अगर बात करूं, यानी जो विधान परिषद की बात होती है, यानी किसी भी विधान मंडल में विधान परिषद की जो बात होती है, जो आपका आर्टिकल 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद को गठित किया जा सकता है और उसको
को समाप्त किया जा सकता है। तो ये बात भी किस में आती है? आपका साधारण बहुमत में। हालांकि अनुच्छेद 368 में नहीं आते हैं। दूसरा होता है आपका विशेष बहुमत। विशेष बहुमत। अब इस विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? इस विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जब हमें जो टोटल सदस्य होते हैं उनका 2/3 की क्या होती है, यानी सदस्य के लिए यानी समर्थन बहुत ज्यादा जरूरी होता है विशेष बहुमत के लिए। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं जैसे संशोधन में? जैसे मैंने बात करी आपके मौलिक कर्तव्य की, तो जो अगर मौलिक कर्तव्य की बात आएगी तो वो किस में आएगी भैया? मौलिक कर्तव्य की विशेष बहुमत में आएगी। आपके मौलिक अधिकार की जो बात आएगी वो भी किस में आएगी? आपकी मौलिक अधिकार की जो बात आएगी संशोधन की, वो भी किससे आएगी? विशेष बहुमत से आएगी। तीसरा, नीति निदेशक तत्व की जो बात आएगी वो भी किससे आएगी भैया? यानी विशेष बहुमत से आएगी। अब ये जो आपका विशेष बहुमत होता है यही संशोधन में आवश्यक होता है। और अगर मैं यहां पर तीसरे की बात करूं, यानी विशेष बहुमत के साथ किसकी आवश्यकता होती है भैया? आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। आधे राज्यों का समर्थन भी इसमें चाहिए। अब इसमें ऐसी क्या चीज है जी? जैसे क्या हो सकता है? जैसे इसमें चाहे तो सुप्रीम कोर्ट हो और हाई कोर्ट में कोई परिवर्तन करना हो, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी क्या चीज है? यानी आपका राज्यसभा में क्या, यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात हो, राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात हो, ये सभी जो चीजें होती हैं वो किस में होती हैं? यानी आपके विशेष बहुमत में होती हैं। और तीसरा मैं अगर बात करूं, यानी जो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो भी किस में आएंगी? विशेष बहुमत में आएंगी। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी चीजें आएंगी वो किस में आएंगी? इसी में आएंगी। तो हमने क्या किया है? तीनों चीजों को कैटेगराइज कर दिया है कि जो संशोधन होता है वो किस में होता है? वो 368 में होता है। जो संशोधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक साधारण बहुमत से होता है, यानी जो पहला होगा वो कौन सा होगा? साधारण बहुमत होगा। दूसरा कौन सा होगा? विशेष बहुमत होगा। तीसरा कौन सा होगा? यानी विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का क्या होगा? समर्थन होगा। लेकिन आपको एक चीज यहां पर पता होनी चाहिए कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा एक चीज कर दी गई थी कि जब भी आपको किसी भी सदन से पास करने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति लेनी क्या हो जाएगी? वो आवश्यक हो जाएगी। तीसरा हमने बात करी कि साधारण बहुमत के लिए कितनी चीज की आवश्यकता होती है? यानी संसद के सदस्यों का 50% +1 और राष्ट्रपति। विशेष बहुमत के लिए 2/3 सदस्यों की आवश्यकता इसमें होती है। जबकि हमने बात करी विशेष बहुमत के लिए, तो विशेष बहुमत में आपका 2/3 सदस्य और प्लस क्या हो जाएगा? आधे राज्यों का क्या चाहिए? समर्थन चाहिए। और साधारण बहुमत में क्या क्या संशोधन हो सकते हैं एक बार उसको देख लेते हैं। भाई क्या हो सकता है? संघ राज्य में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन। जैसे राज्य के नाम में और उसकी सीमा में जो परिवर्तन होगा वो साधारण बहुमत से हो जाएगा। नागरिकता में अगर कोई परिवर्तन होता है तो यहीं से हो जाएगा। तीसरा, विधान परिषद की जो समाप्ति है वो कहां से हो जाएगी? साधारण बहुमत से, जिसका 100 आर्टिकल में 169 में किया गया है। अच्छा, एक चीज आप बताएंगे मुझे कि वर्तमान के कितने राज्यों में क्या दिया गया है? यानी विधान परिषद की बात की गई, तो ऐसे कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। अब 6 राज्य का मतलब कैसे कैसे? सबसे पहले बात करूं, उत्तर प्रदेश और बिहार में किसकी व्यवस्था की गई है? विधान परिषद की गई है। दूसरा मैं बात करूं, नीचे जब चलेंगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी की गई है। और तीसरा अगर मैं बात करूं, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी किसकी बात की गई है? विधान परिषद की चर्चा की गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी यह बात थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हो गया है? अब राज्य को हटाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो यहां से आपके जितने भी रिलेटेड प्रश्न बनते थे हमने उन सबको क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे जो प्रश्न है वो कौन सा होने वाला है? आगे है हमारा, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? अब देखो ये क्या है, यानी उद्देश्य संकल्प है क्या, इसको समझ लेते हैं। उद्देश्य संकल्प का मतलब है कि ये एक प्रस्ताव था। कैसा प्रस्ताव? एक प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाता है। वो कह रहे हैं कि कब इसको अंगीकृत कर लिया गया। भाई अंगीकृत की तो बात बाद में होगी, पहले ये तो पता लगे कि इसको कब पेश किया गया और किसने पेश किया गया। अब मैं बात करूं संविधान सभा में जो तीसरी बैठक हुई थी, यानी 13 दिसंबर
13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? उद्देश्य संकल्प क्या किया गया था? संविधान सभा में पेश किया गया था। किसने पेश किया था भैया? पीटी नेहरू ने पेश किया था। पीटी नेहरू का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू। इसको पास कब किया गया था भैया? 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया था? पास किया गया था, यानी पेश किया गया था तीसरी बैठक में। ये कौन सी बैठक थी भैया? संविधान सभा की तीसरी मतलब पहली बैठक कब हुई थी आपकी? 9 तारीख में हुई थी, यानी 9 दिसंबर में हुई थी, 9 दिसंबर में। दूसरी कौन सी हुई थी? 11 दिसंबर में। और तीसरी जो हुई थी वो 13 दिसंबर में हुई थी। तो आप ये भी समझ लेना कि इनकी जो तिथि है। आगे मैं बात करूं, यानी ये जो 22 जनवरी 1947 को पास तो हो गया, लेकिन आगे चलकर इसका जो नाम पड़ा वो किस नाम से इसको जाना गया? ये आगे चलकर किस नाम से जाना गया? प्रस्तावना के नाम से जाना गया। यानी जो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, उसको पहले किसके नाम से जाना जाता था? उद्देश्य संकल्प के नाम से इसको जाना जाता था। और अगली बात करूं, इसको क्या कहा जाता है भैया? संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी, यानी कुंजी का मतलब होता है चाबी, यानी संविधान की ये चाबी है। और आपको पूरे संविधान की इस पर छाप भी दिखाई देती है। जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी चीज का एक्सप्लेनेशन करते हुए कहीं पर फंस जाते हैं, तो वो किसका सहारा लेते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं कि हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। और अगर मैं बात करूं यहां पर प्रस्तावना से रिलेटेड और चीजें क्या सकती हैं, इसको प्रस्तावना को एक चीज और कही गई, इसे भारतीय संविधान का अभिन्न अंग कहा जाता है। भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? अभिन्न अंग कहा जाता है भैया, अभिन्न अंग। यानी ये अंग है लेकिन जुड़ा हुआ है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है भैया? एक बार संशोधन हो चुका है। कब हुआ है संशोधन? यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। यानी जब किसकी सरकार थी? यानी आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया था। तो इसको 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें, वो भी आपको याद रखने हैं। तो यहां से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 1947। और अगर मैं बात करूं, एक बार यहां से पुनः क्लियर कर लेता है कि जो 13 दिसंबर 1940 को क्या किया गया था? पेश किया गया था। किसने पेश किया था? पीटी नेहरू ने पेश किया था, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। इसको पास कब कर दिया गया था? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? संविधान की कुंजी। और यह संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें संशोधन किया गया है। वो शब्द कौन से जोड़े गए हैं? जो 3 शब्द हैं, आप उनको क्या कराओगे? यानी कमेंट में करके बताओगे कि वो 3 शब्द कौन कौन से हैं। एक अगर मैं बताऊं तो एक बार बता देता हूं। एक आपका धर्मनिरपेक्ष है, जिसको पंथ निरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। एक आपका समाजवाद है, और तीसरा क्या है? राष्ट्र की अखंडता। यानी आप इन 3 शब्द को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इससे रिलेटेड जो प्रश्न थे हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। आगे है वर्तमान की स्थिति के अनुसार सबसे लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहने का रिकॉर्ड है। देखो एक चीज समझिए, यह बात किसकी चल रही है? लोकसभा के सदस्य की चल रही है। अब केवल हम लोकसभा के सदस्य की बात करेंगे। पहले मैं ऑप्शन के अनुसार देख लेता हूं। अगर मैं इस प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार देखूं तो इसमें जो सही आंसर होगा वो इंद्रजीत गुप्ता होगा। लेकिन अगर प्रश्न वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाता है तो इस समय लोकसभा के सबसे लंबे सदस्य कार्यकाल जो है वो श्री संतोष कुमार गंगवार के नाम है। संतोष कुमार गंगवार के नाम पर है। और ये कब तक की मैं घटना की बात कर रहा हूं? ये 17वीं लोकसभा की बात कर रहा हूं। 17वीं लोकसभा की अपडेट के साथ में ये बात कर रहा हूं। अब एक बात यहां से आती है कि जो लोकसभा है, इस लोकसभा का जो गठन है वो कब हुआ था? सबसे पहले यानी आम चुनाव की बात करते हैं। आम चुनाव, क्योंकि यहां से प्रश्न बन जाते हैं। भैया जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? आपके 1951 से 52 में हुए थे। 51 से 52 में। अब 51 से 52 कैसे? यानी अक्टूबर 1951 से शुरू हुए थे और खत्म कब हुए थे? फेब 1952 में ये खत्म हुए थे। जो किनको किस नाम से जाना जाता है? प्रथम आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रथम आम चुनाव में
प्रश्न आता है कि फिर 1952 तक किसने काम किया? भाई इनके स्थान पर किसने काम किया था? संविधान सभा ने काम किया था। किस पर? संसद के स्थान पर। यानी तब तक संसद नहीं बनी थी, लेकिन जो संविधान सभा थी उसी को किसमें बदल दिया गया था? अंतरिम संसद के रूप में बदल दिया गया था। आगे मैं बात करूं, प्रथम आम चुनाव हुए, फिर यानी प्रथम संसद यानी लोकसभा में संसद का जो गठन हुआ, कब हुआ? प्रथम में संसद का जो गठन हुआ वो कब हुआ? लोकसभा का गठन कह सकते हैं इसको, संसद की बजाय क्या वर्ड सही रहेगा? लोकसभा का। लोकसभा का जो गठन हुआ वो कब हुआ था भैया? अप्रैल में हुआ। कब हुआ जी? अप्रैल 1952 में हुआ। कब हुआ जी? अप्रैल 1952 में हुआ। जबकि लोकसभा का जो प्रथम सत्र है, कौन सा सत्र जी भैया? प्रथम सत्र कब हुआ भैया? तो आपका हुआ 13 मई 1952 में। कौन सा हुआ? आपका प्रथम सत्र का आयोजन हुआ। अच्छा, आपके जो सत्र होते हैं वो कितने सत्र होते हैं भैया? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं? जो पहला सत्र होता है वो पहला सत्र बताएं कौन सा होता है? पहला सत्र कौन सा होगा? आपका बजट सत्र होगा। कौन सा सत्र होगा? बजट सत्र। बजट सत्र कब से कब तक काम करेगा? आपका फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक काम करेगा। यानी फरवरी से लेकर किस तक काम करेगा? आपका मई तक काम करेगा। उसके बाद जो तीसरा आएगा कौन सा आ जाएगा? मानसून सत्र आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा जी? मानसून सत्र। ये कब से कब तक काम करेगा? यानी जुलाई से अगस्त तक काम करेगा। और उसके बाद जो आ जाएगा यानी आपका तीसरा आ जाएगा शीत सत्र। कौन सा आ जाएगा जी भैया? शीत सत्र। ये कब काम करेगा आपका? यानी सितंबर अक्टूबर की फिर छुट्टी रहती है और ये होगा आपका नवंबर से दिसंबर। यानी आपके 3 सत्र रहते हैं। ये भी बात समझ लेना। कौन कौन सत्र हैं? बजट सत्र फरवरी से मई होगा, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त होगा और शीत सत्र क्या होगा? नवंबर से दिसंबर होगा। अच्छा, दूसरी बात मैं करूं, जो लोकसभा है इसको किस नाम से जाना जाता है? हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी इसको जाना जाता है, हाउस ऑफ द पीपल। तो ये समझ लेना कि यहां से लोकसभा से जो भी प्रश्न बनने की संभावना है। अच्छा, लोकसभा से और भी प्रश्न बन जाते हैं, जैसे आगे चलते हैं देख लेते हैं। प्रश्न बन सकता है कि जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे जी? गणेश वासुदेव मावलंकर। जबकि अगर मैं बात करूं प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे भैया? श्री अनंतम श्याम अयंगर। ठीक है जी। वर्तमान में, यानी ये प्रथम की बात है। उसके बाद बात करेंगे किसकी भैया? वर्तमान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्तमान की। तो वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वर्तमान लोकसभा कौन सी है भैया? 17वीं लोकसभा है। कौन सी है? 17वीं। कौन है जी? ओम बिरला है। कौन है जी? ओम बिरला। कहां से हैं जी ओम बिरला? कोटा से हैं जी। कोटा पड़ता है आपका राजस्थान में। अच्छा, लोकसभा में सबसे लंबा जो कार्यकाल है, लोकसभा में सबसे लंबा अध्यक्ष कार्यकाल किसका है? ये भी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। तो कौन है भैया? वो कौन है? बलराम जाखड़ हैं। बलराम जाखड़ हैं भैया। बलराम जाखड़। ये कहां से हैं भैया? ये भी राजस्थान से हैं। तो ये आपके सारे प्रश्न क्या होते हैं? लोकसभा से जितने भी होते हैं क्लियर होते हैं। तो यहां से कोई आपका परीक्षा में प्रश्न इससे अलग नहीं बनेगा। आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी वो किसकी बात कर रहे हैं भैया? सर्वोच्च पुरस्कार की बात कर रहे हैं, वो भी किसका? पाकिस्तान का। अच्छा, सर्वोच्च पुरस्कार है क्या भैया? इसको निशान ए
पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे सर्वोच्च पुरस्कार को भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार किस नाम से जाना जाता है, यानी सर्वोच्च पुरस्कार। अच्छा कौन है जी भैया, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को तो भारत रत्न मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, भारत रत्न मिला हुआ है। कब मिला था भैया, 1966 में मिला था। मोरारजी देसाई, भैया मोरारजी देसाई को भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है जी, भारत रत्न भी मिला है, और प्लस क्या मिला है, निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान भी इनको मिला हुआ है, पाकिस्तान भी मिला हुआ है। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान मिला हुआ है। राजीव गांधी, भैया राजीव गांधी को भी क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। कब मिला है भारत रत्न, 1991 में मिला है। दूसरा एच.डी. देवगौड़ा, भैया इनको भारत रत्न नहीं मिला है, लेकिन इसके अनुसार जो हमारा इसका आंसर होगा वो क्या होगा, मोरारजी देसाई होगा। अच्छा अगर बात करें कि जो भारत रत्न, ऐसे कितने प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिल चुका है, भैया प्रधानमंत्रियों की संख्या ऐसी कितनी है जिनको भारत रत्न मिल चुका है, 7 है। अब वो 7 कौन कौन से, एक बार डिस्कस कर लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को क्या मिल चुका है भैया जी, क्या मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है। उसके बाद किसको मिल चुका है भैया, लाल बहादुर शास्त्री को मिल चुका है, लाल बहादुर शास्त्री को भी मिल चुका है। तीसरा मैं अगर बात करूं किसको मिल चुका है, आगे भैया इंदिरा गांधी का काल आता है, इंदिरा गांधी का काल आता है, इंदिरा गांधी को भी मिल गया है। इंदिरा गांधी के बाद गुलजारी लाल नंदा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने भैया, उनको भी मिल जाता है, गुलजारी लाल नंदा को भी मिल जाता है। गुलजारी लाल नंदा के बाद जो आते हैं आपके, कौन आते हैं, मोरारजी देसाई आते हैं। मोरारजी देसाई को भी मिल गया जी, मोरारजी देसाई को भी मिल गया। उसके बाद कौन आते हैं भैया, राजीव गांधी आते हैं, राजीव गांधी को भी मिल गया। ठीक है जी, राजीव गांधी को भी मिल गया। यानी कितने हो चुके हैं, नेहरू हो चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री हो चुके हैं, इंदिरा गांधी हो चुकी हैं, गुलजारी लाल नंदा हो चुके हैं, मोरारजी देसाई हैं और राजीव गांधी हैं। एक नाम कोई और बचता है, वो नाम कौन है आप उसको बताओगे। यानी जो एक बचते हैं वो कौन महाशय हैं जिनको क्या मिला है, यानी आपका क्या मिला है, भारत रत्न दिया गया है। तो एक नाम बताइएगा जरा आप कमेंट करके कि कौन सा वो नाम है जिसको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। तो आप अगर याद आएगा तो आप बताएंगे, अगर मैं ही लिख देता हूं तो कौन है वो, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमारे जो टोटल प्रधानमंत्री हैं उनकी संख्या कितनी है भैया, 7 है। बात समझ पा रहे हो। और अगर बात करूं वर्तमान में जो सबसे लास्ट में मिला है वो कितने लोगों को मिला है भैया, 3 लोगों को मिला है। वो 3 लोग कौन हैं, सबसे पहला है भैया प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी हैं भैया। दूसरा कौन है, नानाजी देशमुख हैं, नानाजी देशमुख हैं, नानाजी देशमुख हैं। और तीसरा कौन सा है भैया, भूपेन हजारिका है। कौन है भैया, भूपेन हजारिका हैं। यानी ये कहाँ के हैं भैया, असम के हैं। कहाँ के हैं जी, असम के हैं। ये कहाँ के हैं भैया, महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के हैं। और ये आपके नई दिल्ली के हैं, नई दिल्ली को। और तीनों ने कहाँ किया है, लोक सेवा में काम किया है। तो ये समझ लेना तीनों ही वेरी क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों एक बार देख लेते हैं ये जो आपका 5वां क्वेश्चन है, क्या कहता है आपका 5वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। यानी जो प्रतिनिधित्व की संख्या है, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व की संख्या वो कितनी कर देगी भैया, 25 से घटाकर 20 कर देगी। और ये बात किसमें कही गई है भैया, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। और ये 31वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1972 में किया गया था। वर्तमान में अगर मैं बात करूं, जो हमारे लोकसभा में सदस्य हैं, लोकसभा में जो सदस्य हैं वो कितने हैं भैया, 543 हैं। जबकि इससे पहले कितने थे, 545 थे। यानी 2 कौन थे आपके, यानी जो आगल
इंडियन होते, आगल जो भारतीय होते थे, आपको पता है ना आगल इंडियन या आगल भारतीय कौन होते थे, जो 2 सदस्य यूरोपीय के द्वारा होते थे, यानी आगल उनको कहा जाता है, जो भारत और यूरोपियों का जो मिश्रण होता था उनको कहा जाता था। वो क्या कर दिया गया है, अब बंद कर दिया गया। और किस संविधान संशोधन के द्वारा उसको खत्म किया गया है, 104 के द्वारा खत्म किया गया, तो याद रख लेना। अब लोकसभा में ये जो सदस्य हैं ये किसके आधार पर किए गए हैं, जो 1971 की जनगणना है उसके आधार पर किए गए हैं। अब इसमें क्या होता था कि पहले जो प्रतिनिधित्व था केंद्र शासित प्रदेश का वो कितना था, यानी 25 था, और 25 से कर कितना कर दिया गया, 20 कर दिया गया। ये वाली जो बात की गई थी वो कब की गई थी, 1972 में की गई थी। अच्छा, एक बार भी हम इनको भी देख लेते हैं, जो 25वां है, 25वां क्या कहता है, 25वें को देख लेते हैं एक बार। जो 25वां संविधान संशोधन है इसमें क्या किया गया था, 25वें संविधान संशोधन को देख लेते हैं। यह किया गया था आपका 25वां संविधान संशोधन 1971 में। कब किया गया था भैया, 1971 में। क्या बात की गई थी इसमें कहा गया था कि जो नीति निदेशक तत्व है ना, नीति निदेशक तत्व, इन नीति निदेशक तत्वों को क्या नहीं किया जा सकता भैया, किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यानी जो हमारे न्यायालय है ना, न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनके द्वारा क्या है, इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। तो एक बात तो ये है, आपकी समझ लेना। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, इसी के द्वारा क्या किया गया था कि मौलिक अधिकार पर किसको वरीयता दे दी गई थी, नीति निदेशक तत्वों को वरीयता दे दी गई थी, नीति निदेशक तत्वों। क्योंकि नीति निदेशक तत्वों का मतलब क्या है कि राज्य सरकार क्या बनाएगी, नीति निदेशक तत्वों की मौलिक अधिकार पर नीति निदेशक तत्वों को वरीयता दे दी गई थी। वरीयता का मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से क्या हो रहे हैं, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि नीति निदेशक तत्व के द्वारा पूरे समाज के कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, तो एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा, वहीं एक से ज्यादा लोगों के क्या कल्याणकारी राज्य है, समाज को बढ़ावा देने के साथ ही मौलिक अधिकार को न्यून कर दिया गया था। और नीति निदेशक तत्व क्या कर दिए गए थे, भारी कर दिए गए थे 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर मैं बात करूं 38वां संविधान संशोधन क्या कहता है, अभी इसको भी देख लेते हैं एक बार। 38वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये कब हुआ था आपका, ये हुआ था 1975 में। अब ये जो 1975 है, आपको पता ही 1975 आपातकाल का समय है। 1975 में भी कई सारे कार्य हुए, जैसे जो राष्ट्रीय आपातकाल उस समय लगा हुआ था, आपको पता ही है। तो राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कर दिया गया था, यानी गैर वाद योग्य, यानी अब इसको क्या है, वाद योग्य नहीं बनाया जा सकता, गैर वाद योग्य घोषित कर दिया था। आप बात इसको पकड़ पा रहे हैं टर्म को, यानी किसी प्रकार से अगर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगा दिया गया तो उसको किसी प्रकार से वाद योग्य नहीं ठहराया जाएगा, तो गैर वाद योग्य घोषित कर दिया गया था। अच्छा, उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे भैया, राष्ट्रपति कौन थे भैया, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे भैया राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे भैया, फखरुद्दीन अली अहमद। अच्छा, एक कार्य यहां पर और किया गया था, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके कई सारे वेरिएशन बढ़ा दिए गए थे, यानी विभिन्न आधार पर उसकी शक्तियां बढ़ा दी गई थी। इसके द्वारा, यानी इसी के द्वारा 38 के द्वारा। और एक कार्य और किया गया था, यानी जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, वो भी बढ़ा दी गई थी, यानी वो भी क्या कर दी गई थी, गैर वाद योग्य घोषित कर दी गई। यानी अब जो कोई भी अध्यादेश जारी किया जाएगा उस पर भी कोई वाद नहीं लाया जा सकता। और अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है भैया, राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है, प्रशासक के द्वारा किया जा सकता है। जो आपके प्रशासक कौन होते हैं, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमारा क्या हो गया, यानी 31वां ये हो गया आपका, 25वां ये हो गया आपका संविधान संशोधन, और 38वां क्या हो गया, ये हो गया। आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट चलते हैं।
भारत में प्रथम सहकारी समिति का जो गठन है वो किस राज्य में हुआ? भैया कहाँ हुआ था प्रथम? यानी कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक। और कर्नाटक में कब हुआ था भैया? 1905 में हुआ था। और इनको जो लागू करने वाले थे वो कौन थे भैया? एस.एन. पाटिल थे। किसके नेतृत्व में हुआ था? एस.एन. पाटिल, एस.एन. पाटिल के नेतृत्व में हुआ था। और अगर पूछ ले जाए कर्नाटक का कौन सा जिला है, तो गडग जिला है, गडग जिला है। तो ये भी ध्यान रख लेना, कौन सा है जिला है जी? गडग जिला है, जिसमें जो है क्या की गई थी? प्रथम सहकारी समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया था? एस.एन. पाटिल के नेतृत्व में किया गया था। तो इसको भी याद रख लेना। आगे चलते हैं भाई 7वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विधानमंडल के सत्र अवकाश होने पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? भैया वो किसकी बात कर रहे हैं? यानी जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। चलो जी देख लेते हैं भैया। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 123 में अध्यादेश कौन जारी करते हैं भैया? राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं, राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं। किस में करते हैं भैया? 123 में। जबकि 213 में कौन करते हैं भैया? राज्यपाल करते हैं। और राज्यपाल महोदय जो करेंगे वो कौन करेंगे भैया? विधानमंडल में ही तो करेंगे। तो जो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 213 हो जाएगा। अच्छा, ये जो अध्यादेश होता है इसका मतलब होता क्या है? अध्यादेश का मतलब होता है कि जब हमारा सत्र नहीं चल रहा होता है संसद का, विधानमंडल का, तो उसमें क्या किया जाता है? यानी एक प्रकार से कोई अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। अध्यादेश का मतलब होता है बीच में कोई कानून लागू कर दिया जाता है, लेकिन उस कानून को यानी दोनों सदन का मतलब है कि भी आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति के द्वारा उसको क्या किया जाएगा? पास कराया जाएगा। और कितने दिन के अंतर्गत किया जाएगा? 6 महीने के अंतर्गत किया जाएगा। नहीं तो वो क्या हो जाएगा? विधेयक आपका यानी अध्यादेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये बात केंद्र की है और वही काम क्या हो जाएगा? राज्य में हो जाएगा। तो ये बात आप समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है भाई। एक बार चलते हैं नेक्स्ट, क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस अनुच्छेद के द्वारा निपटाया जाएगा? भैया क्या है? यानी अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 60 में बताइए क्या दिया गया है भैया? राष्ट्रपति महोदय की क्या दी गई है? शपथ की बात की गई है। राष्ट्रपति महोदय की क्या है भैया? शपथ की बात की गई है। किसकी बात की गई है? शपथ की बात की गई है। जबकि अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 65 में क्या दिया गया है? बताइए भैया, अनुच्छेद जो 65 है उसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 65 में जो बात की गई है वो किसकी की गई है? यानी जब राष्ट्रपति महोदय पद पर नहीं होंगे तो राष्ट्रपति के अनुपलब्धता में, जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनके स्थान पर कौन काम करेगा भैया? उपराष्ट्रपति उनका क्या करेगा? निर्वहन करेगा उनके कार्य का। तो ये बात 65 में की गई है। जबकि 71 में क्या की गई है? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी मामले हैं, यानी चुनाव संबंधित मामले हैं, चुनाव संबंधित जो मामले हैं उनको कौन देखेगा भैया? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का मतलब है आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 71 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्या है? 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था। भैया वो किसकी बात कर रहा? भैया वो नहीं की बात कर रहा। सबसे पहले तो ये समझ लेना। अब ये 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 है क्या? देखो 14वें संविधान संशोधन 1962 में क्या किया गया था? कुछ राज्यों को क्या कर दिया गया था? यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे इनमें कौन कौन थे भैया? सबसे पहले इसमें थे भैया दमन दीव, उसके बाद कौन से थे आपके? गोवा, तब का पुडुचेरी और अब का पांडुचेरी। ठीक है जी। उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, ये थे। जबकि इनमें 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये 3 राज्य थे, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश।
ये राज्य थे जिनको क्या दिया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। इन 3 को राज्य का दर्जा दिया गया था और इन 3 को किसका दर्जा दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था तो इसमें दमन दीव है, गोवा है, पुडुचेरी है, लेकिन कौन नहीं है भैया, इसमें लक्षद्वीप नहीं है, जबकि आपका दमन दीव भी है, पांडिचेरी भी है और गोवा भी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या प्रश्न कहता है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, ये जो मौलिक कर्तव्य है ये भारतीय संविधान में, यानी जो भारत का मूल संविधान था उसमें ये नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। सबसे पहले क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यानी एक कमेटी बनाई। कौन सी कमेटी बनाई भैया, स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई। कौन सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी 8 मूल कर्तव्यों को क्या कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए। लेकिन कर्तव्य कितने जोड़े भैया, 10 जोड़े कितने गए, जोड़े गए 10। यानी जो सिफारिश करी थी वो कितने की बात करी थी, यानी 10 की, सॉरी 8 की, और 10 जोड़े गए। फिर एक ये जो 11वां था, 11वां जो जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया भैया, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया था भैया, 2000 में जोड़ा गया। क्या था भैया, ये बच्चों की शिक्षा से संबंधित था। बच्चों को 14 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी ये बात किसने कही है, निशुल्क की बात क्यों कही गई, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल है। ये माता पिता का कर्तव्य होगा। क्या होगा भैया, माता पिता का कर्तव्य होगा अपने बच्चों के प्रति। ये है आपका बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करना, अवसर प्रदान करना, ये बात की गई थी। और दूसरा एक बात याद और रखना कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कहां से लिए गए थे, तत्कालीन सोवियत संघ और वर्तमान का रूस। अच्छा, एक बात और आजकल चर्चा में पूछा जाता है, ये तो कमेटी है ही स्वर्ण सिंह कमेटी, एक कमेटी इससे और जुड़ी हुई है जिसको जे.एस. वर्मा कमेटी के नाम से जाना जाता है। ये जे.एस. वर्मा कमेटी कब बनी थी भैया, 1999 में बनी थी। तो इसको भी बात समझ लेना, ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ ली जाती है कि जे.एस. वर्मा कमेटी जो है वो किससे संबंधित है। तो 1999 में ये आपके मौलिक कर्तव्य से, और एक कौन सी आपकी, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी है। ये 2 कमेटी याद रख लेना। इसने कितने कर्तव्यों की सिफारिश करी थी भैया, 8 की बात करी थी। कितने की, 8 की। लेकिन जोड़े कितने गए थे, 10 जोड़े गए थे। और 11वां जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन 2000 में। और कौन सा था भैया, बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करना, अवसर प्रदान करना। बात समझ पा रहे हैं, ये आपका क्या हो जाता है, यहां से प्रश्न क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं जी, आगे क्या कहते हैं, आगे है भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किस वर्ष बंद कर दिया गया। देखो, पहले क्या होता था कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय जो हमारे सारे कामकाज होते थे मुख्यतः वो किस में होते थे, वो आपके अंग्रेजी में होते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक समय निर्धारित कर दिया गया था कि उसके बाद में सारे कामकाज जो होंगे हमारी क्या होंगे, यानी हिंदुस्तान की जो राजभाषा होगी वो किस में होंगे, हिंदी में होंगे। और हमारी जो राजभाषा है वो क्या है भैया, हिंदी है। भैया राजभाषा क्या है हमारी, यानी राजकाज की जो भाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी। और उससे पहले जो कार्य हुए वो किस में हुए, अंग्रेजी। तो 1965 में इसको बंद कर दिया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे भैया, देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कृषि मंत्री थे। कौन थे भैया, कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्री। अबुल कलाम आजाद, ये भैया शिक्षा मंत्री थे। कौन थे भैया, शिक्षा मंत्री। कौन थे भैया, शिक्षा मंत्री। और तीसरा आता सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ही आपके गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। एवं कौन मंत्री थे, प्रसारण
मंत्री, प्रसारण मंत्री थे। तो जो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका वो कौन सा हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भैया, निम्न में से कौन सा राज्य राज्य सूची का विषय है। भैया अगर मैं बात करूं राज्य सूची, ये बैंकिंग जो है भैया किसका विषय है, संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। संघ सूची में भैया कितने विषय हैं वर्तमान में, 100 विषय हैं। पहले जो विषय थे वो कितने विषय थे भैया, 97 विषय थे। अब विवाह जो है, विवाह किसका है भैया बताएंगे जरा, विवाह किसका है, विवाह है, विच्छेद है ना, उत्तराधिकार है, ये सब जो ये दोनों जो हैं ये किसके हैं भैया, समवर्ती सूची, ठीक है। और कृषि जो है ये किसका विषय है भैया, राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। तो जो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। जैसे हम 1-2 की और बात करें तो जो 100 विषय इनमें क्या आ सकता है, बैंकिंग है, आपका बीमा है, रेलवे है, ठीक है, आपकी जनगणना है, ठीक है, विदेशिक मामले हैं, ठीक है जी, विदेशिक मामले हैं। ये सब किस में आते हैं भैया, ये आपके संघ सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं, जैसे विवाह है, विवाह के लिए विच्छेद है, उत्तराधिकार है जो अभी देखा है, ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य है, ठीक है, स्वास्थ्य है, उसके बाद परिवार नियोजन है, ठीक है। राज्य सूची में कौन कौन से आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है भैया, आपका पुलिस है, कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है। ये क्या है, इनके प्रमुख विषय हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं भैया, 61 विषय हैं, जबकि ये जो पहले विषय थे कितने थे, 66 थे। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हैं, अब कितने विषय हैं भैया, 52 विषय हैं। तो ये भी याद रख लेना। वर्तमान की संख्या यानी संघ सूची में 100 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय और राज्य सूची में 61 विषय, ये भी आप याद रख लेना। आगे चलते हैं, आगे निम्न में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता, यानी जब कोई बैंक आपको क्रेडिट देगा, ऋण देगा, तो उसके लिए क्या क्या चीज होनी जरूरी है। देखो अभिलेखन की आवश्यकता हो, यानी आपके लिए क्या होना चाहिए भैया, रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपका किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो आपको ऋण नहीं मिलेगा। पुनर्भुगतान का प्रकार होना चाहिए, यानी आपको वापस रिटर्न करने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। आपको वापस करेंगे जब तो मिलेगा। ब्याज की दर भी होनी चाहिए, लेकिन संगठन आत्मिक पद अनुक्रम का कोई प्रभाव इस पर नहीं होता। तो जो इसमें हाँ सही पूछा है वही क्या है, इसका नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से क्या भारत की राजकोषीय नीति के अंतर्गत नहीं है। भैया राजकोषीय नीति का अंतर्गत क्या, भैया राजकोषीय नीति में मौद्रिक नीति भी आता है, निवेश, विनिवेश, सब्सिडी सब आता है, जबकि ये कल्याणकारी राज्य व्यय वाली बात नहीं आती है। राजकोषीय का मतलब होता है जब कोई सरकार यानी निवेश से, व्यय से, विनिवेश से, यानी कोई भी यानी आगे बढ़ाने की बात करती है, राजस्व से या व्यय से संबंधित कोई भी काम करेगी, तो वो सब किस में आते हैं, आपके इसी में तो आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्या प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोत की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करता है। भैया वो किसकी बात कर रहा है, कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोत, यानी जो ऋण दिया जाएगा उसके पर्यवेक्षण कौन करेगा, वित्त मंत्रालय भैया नहीं करेगा, आरबीआई करेगा। आरबीआई का काम क्या होता है कि जब आपको पैसा दिया जाएगा तो उसकी जो जांच पड़ताल करेगा तो आरबीआई तो करेगा कि भी पैसा कहां दिया, कैसे दिया, उसकी साख है या नहीं है लौटाने की, वो सारी चीजें जो होंगी वो आरबीआई में होंगी। अच्छा, आरबीआई से प्रश्न बन जाता है, इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई भैया, 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है भैया, मुंबई में है, ठीक है जी। इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की जो स्थापना कब की गई, वो 1982 में की गई, ये भी याद रख लेना। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है भैया, मुंबई में है, ठीक है। वित्त मंत्रालय आप समझते ही हो कि भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। भैया राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है, लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना, बिल्कुल सही बात है। मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना, यानी उस पर नियंत्रण बनाए रखना।
विदेशी मुद्रा बाजार में भैया ये ही नहीं होगा भाई। वो कोई भी अगर राजकोषीय नीति बनेगी तो भारत की तो बात होगी भाई। विदेशों में अमेरिका में क्या हो रहा, ब्रिटेन में क्या हो रहा, फ्रांस में क्या हो रहा, हमारा क्या मतलब? हमारा मतलब अपने भारत से है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी सही आंसर होगा, जो कि गलत है। और डी भी क्या हो जाएगा? आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखना। यानी 3 काम क्या है राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है और एक नहीं है विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता लाना। यही क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं उद्देश्य। सबसे पहले इनका कार्यकाल। भैया प्रथम का जो कार्यकाल है वो 1951 से कब तक है? 1956 तक है। इसका जो उद्देश्य सबसे पहले किस मॉडल पर तैयार की गई थी? क्या मॉडल था? हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल क्या था भैया? इसका मॉडल था। इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था भैया? कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। यानी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना क्या था भैया? इसका मुख्य उद्देश्य था, जो पहली पंचवर्षीय योजना है। अगर मैं दूसरी की बात करूं, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल क्या है भैया? 1956 से कब तक है? 61 तक है। ये किस पर थी भैया? महालेनोबिस मॉडल पर आधारित थी भैया। ये भी बात सही है, मॉडल पर आधारित थे। महालेनोबिस कौन है भैया? CSO के प्रथम अध्यक्ष हैं, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इनके जन्म दिवस को ही 29 जून को क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। इसका क्या उद्देश्य था भैया? भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। इसका क्या मतलब था? भारी उद्योगों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। बात सही है जी। अब तीसरा क्या है जी? तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या कार्यकाल है? इसको देख लेते हैं भैया। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसका क्या कार्यकाल है? इसका जो कार्यकाल होगा वो 1961 से लेकर कब तक होगा? 66 तक होगा। ये जो तैयार की गई थी ये कौन कौन थे भैया? ये नेहरू प्लस कौन सा मॉडल होगा? गॉडगिल, ये दोनों का मिक्सर है। ठीक है जी। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र पर क्योंकि इस समय क्या हुआ था, यानी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी। और जो सबसे लास्ट में आता है हमारा, वो क्या आता है? चतुर्थ आता है। इसमें क्या दिया गया भैया? 66 के बाद 3 रोलिंग प्लान चलाए गए, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। तो ये जो कार्य इसके ये चली आपकी 1969 से कब तक चली भैया? 69 से 75 तक आपकी ये चलेगी। 74 तक चलेगी, क्योंकि 5 साल 74 में हो जाते हैं। ये जो थी भैया किस पर थी? गॉडगिल फॉर्मूला है भैया, ये गॉडगिल फॉर्मूला है। और जो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था भैया? ये ही था, आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। यही क्या था भैया इसका? और जो उसने पूछा है वो हमसे किसका पूछा है भैया? 4th का ही पूछा है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 4th इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या प्रश्न है? किसी नगर निगम के द्वारा, भाई नगर निगम की बात कर रहे हैं, वो अर्जित धन का लगभग 30% भाग किस कर से प्राप्त होता है भैया? कॉर्पोरेट कर तो पूरे सबसे ज्यादा प्राप्त करता है, सेवा कर भैया संपत्ति कर। संपत्ति कर जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या करता है? नगर में किसकी बात करता है? यानी धन जो मिलता है नगर में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? संपत्ति के द्वारा। और लगभग कितना मिलता है? लगभग 30% के आसपास क्या मिलता है? धन वहीं से मिलता है। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है भैया? 101 में संशोधन की बात की जा रही है। 101वां, तो 101वां कौन सा भैया? 101वां तो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर, यानी इसका मतलब क्या है? GST। अच्छा, GST के बारे में कुछ चीजें चर्चा कर लेते हैं। जैसे GST को कब शुरू किया गया था? 2 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। यह कैसा कर है भैया? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। इसमें जो कर आते हैं टोटल कितने कर हैं भैया? 17 कर हैं।
सबसे पहले इसको किसने अपनाया था भैया? सबसे पहले इसको फ्रांस ने लागू किया विदेशों में। और भारत में सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया भैया? इसको असम राज्य ने शुरू किया। ये किसकी सिफारिश पर लाया गया भैया? केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया। केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया। इसमें जो दर हैं वो दर कितनी है भैया? 4 दर हैं भैया। कौन कौन सी दर हैं? पहली 5% है, दूसरी 12% है, तीसरी इसमें 18% है और चौथी इसमें आपकी 28% है। इसमें एक आपकी जीएसटी परिषद की बात की गई है। जीएसटी परिषद का गठन किस में किया गया है भैया? 279 के में किया गया है, या ए भी कह सकते हैं। इसका जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भैया? वित्त मंत्री होता है। और जो मुख्य डिसीजन लेता है वो जीएसटी परिषद का ही जो अध्यक्ष होता है वही क्या लेता है? इसके सारे डिसीजन लेता है। तो अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या चीज़ हमें याद रखनी है, एक तो किसकी सिफारिश पर लाया गया इसको, यानी कालकर जो केलकर समिति है, इसके जो सारे निर्णय लिए जाते हैं वो जीएसटी परिषद के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें जो प्रावधान किया गया है 279, यानी आर्टिकल कौन सा है संविधान का? 279 है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं भैया? वित्त मंत्री होते हैं। कब लाया गया? ये 20 जुलाई 2017 को लाया गया। कैसा कर है भैया? ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है जी। सबसे पहले कहाँ लागू किया है? फ्रांस में। भारत में कहाँ? असम में। कर कितने हैं भैया? इसमें 17 हैं। दर कितनी है भैया? कितनी है? 5, 12, 18 और 28 हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये भी हमने कर लिया। आगे चलते हैं। आगे भाई ये हो जाते हैं आपके 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अंत में जाते हुए क्या करिएगा? सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आप एसएससी की कोई परीक्षा देना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको ऐसी ही बेहतरीन क्लास मिलती रहेंगी जिसमें 20 क्वेश्चन के साथ आपको 20 से कहीं अधिक लगभग 100 प्रश्न एक ही क्लास में कवर करा दिए जाएंगे जो भी आपकी परीक्षा से रिलेटेड होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।